Assalamu alaikum dear students. Hope all of you are fine. आज जो हमने डिस्कस करना है that is topic 2.3 allotropic forms of carbon. अच्छा, इससे पहले जो टॉपिक 2.2 से रिलेटेड जिसमें हमने एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस किया था, उसकी जो वर्कशीट है वो सॉल्व वर्कशीट जो है वो वीडियो में एक लेक्चर में अपलोड है। सो आई विल शेयर द लिंक एज वेल, आप वहां से चेक कर सकते हैं। चले हम एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने ये डिस्कस करना है, वी नो दैट कि कार्बन एक हमारे पास एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रेजेंट होता है। हमने उसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स को डिस्कस करना है। सो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कार्बन का तो हमें पता चल गया कि कार्बन क्या है, इट्स एन एलिमेंट। लेकिन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स क्या होती हैं? एलोट्रॉपिक फॉर्म्स अगर हम डेफिनेशन को देखें तो द फिनोमेना वेयर एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन सेम फिजिकल स्टेट्स। हमारे पास जो फिजिकल स्टेट्स हैं वो एग्जिस्ट करती हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में। अब क्या होगा कि अगर हम कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे तो वो सारी एक ही स्टेट में एग्जिस्ट करेंगी, या तो वो सारी सॉलिड स्टेट में होंगी, या तो सारी लिक्विड स्टेट में होंगी, या सारी गैसियस स्टेट में होंगी। And then but exhibits different structural arrangement is called allotropy. अब देखिए स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, इस केस में अगर आप फोकस करें टॉपिक के ऊपर तो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं किसकी, कार्बन की। दैट मीन्स कि इन सब में ये सारी जो फॉर्म्स होगी कार्बन की, ये सारी बनी हुई कार्बन से ही होंगी, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, उनकी फिजिकल स्टेट भी सेम होगी, वो सारी या तो सॉलिड होंगी एंड स्पेसिफिकली भी वो सॉलिड ही होती है। और दूसरा इनमें डिफरेंस फिर किस चीज़ का आता है, जस्ट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट का। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट मीन्स व्हाट, कि कार्बन किस तरह से एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, एक दूसरे के साथ अटैच है। तो दैट इज द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। सो ये बेसिकली डिफरेंस होता है जिसकी वजह से डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। हमने जस्ट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स डिस्कस करनी है कार्बन की, यहाँ पे बाकी एलिमेंट्स होते हैं उनकी भी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती है, बट हमारा फोकस जस्ट होगा क्योंकि टॉपिक ही हमारे पास क्या है, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। So that is the definition. There is another definition that you can read as well. चलिए, इसको हम लास्ट में वापस डिस्कस करेंगे इस डेफिनेशन को। अब जो हमारे पास कार्बन है ना, वो उसके एलोट्रॉपिक फॉर्म्स क्या क्या हैं? उसके एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, आपके पास डायमंड है, ग्रेफाइट है और फ्लोरीन्स है। सो यू कैन सी दैट कि ये फॉर्म्स है और ये सारी ही सॉलिड में एग्जिस्ट करेंगी, क्योंकि हमने कहा कि इन सब की फिजिकल स्टेट जो होगी वो सेम होगी, लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंस होगा। उसमें जो है वो डिफरेंस होगा। सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डायमंड को। अच्छा, डायमंड की अगर हम कंपोजिशन देखें, सबसे पहले कंपोजिशन में तो आपको ये चीज माइंड में रखनी है कि सारे ही एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन्स, ठीक है। तो सारे ही कार्बन से मिलके बने होंगे, लेकिन कार्बन की स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट कुछ ऐसी होंगी जिसकी वजह से आपके पास ये क्या होगा, यू कैन से दैट इसमें डिफरेंस आ जाएगा। ये जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स की तरह आपको लगेंगे। तो अगर हम डायमंड को देखें, दिस इज द डायमंड, दिस इज द लार्जर व्यू ऑफ द डायमंड। और अगर हम स्पेसिफिकली यहाँ से कुछ एटम्स को देखें तो आप देखें, ये सेंटर में जो येलो कार्बन है, आप इस पे फोकस करें और आप देखें कि ये जो आपके पास कार्बन है इसमें फर्दर कितने कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। ये एक, ये सेकंड, दिस वन इज द थर्ड एंड दिस वन इज द फोर्थ, राइट। 1 2 3 एंड 4, दैट मीन्स एक कार्बन एटम फर्दर 4 कार्बन एटम के साथ अटैच होता है। अच्छा, जब हम केमिस्ट्री में इस तरह की जो लाइंस होती है ना, उनको देखते हैं, सो उनके लिए हम स्पेसिफिकली अटैचमेंट के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है बॉन्ड। We will discuss in detail about the bond, the chemical bonding, in the chemical bonding जिसमें ionic bond और covalent bond को discuss करेंगे। But right now you people have to focus कि जिस तरह इस तरह की जो lines होती है, these are showing that कि ये कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच है, और इस अटैचमेंट, इस लाइन के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज बॉन्ड, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि एक कार्बन फर्दर 4 कार्बन के साथ अटैच है। अगर हम कार्बन का स्ट्रक्चर देखें, सो कार्बन हमने बेसिक स्ट्रक्चर एटम का प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। सेंटर में न्यूक्लियस होता है आपके पास, और इस तरह से जो है वो ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है, या शेल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। सो सेंटर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए। अगर हम कार्बन के ऊपर फोकस करें तो कार्बन के पास टोटल जो है ना वो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फर्स्ट शेल में होते हैं, और बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, लास्ट शेल में होते हैं। टोटल आपके पास 6 हो गए। अब जो इस तरह की जो लाइन्स या जो बॉन्डिंग होती है ना, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं वो सिर्फ आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर वाला शेल होता है, सबसे बाहर वाला ये ऑर्बिट होता है, वो वाले इन्वॉल्व होते हैं। इन इनर इलेक्ट्रॉन्स को हम नहीं देखते। तो ये आप देखें कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स थे और ये चारों ने ही इस तरह से बॉन्ड बनाया हुआ है। दैट मीन्स कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, राइट। यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, जितने भी 4 इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे के सारे बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, ठीक है। अब जब एक कार्बन इस तरह से 4 कार्बन के साथ अटैच होता है, ये जो अरेंजमेंट होती है, दिस इज द सेंट्रल कार्बन, देन वी हैव कार्बन,
हेयर हेयर एंड देन हेयर, राइट? तो इस अरेंजमेंट के लिए स्पेसिफिक जो हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। ठीक है, सो दैट मीन्स कि कार्बन किस किस अरेंजमेंट में अरेंज इन डायमंड के अंदर? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में। और यू कैन सी दैट उनमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं, वो इतने स्ट्रांगली अटैच हैं कि चारों के चारों इलेक्ट्रॉन जो एक कार्बन के हैं वो उसने बॉन्डिंग में इन्वॉल्व किए हैं, राइट? जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करेगा उतना ही ज्यादा उसका हार्ड स्ट्रक्चर होगा, उतना ही ज्यादा उसका स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होगा, राइट? सो ये आपके पास है कंपोजिशन या स्ट्रक्चर है आपके पास डायमंड का। अगर आप देखें तो composition, it is composed of carbon atoms arranged in a tetrahedral configuration। tetrahedral configuration मैंने अभी आपको बताया, एक कार्बन कोई भी एलिमेंट जिस तरह जब इसकी इस तरह से अरेंजमेंट होती है तो इस अरेंजमेंट का नाम जो होता है उसके लिए हम टेट्राहेड्रल वर्ड यूज करते हैं। टेट्रा मीन्स फोर, तो फोर कार्बन इसके साथ जो है वो अटैच है। नाउ अब ये जो बॉन्ड होता है ना, दिस लाइन हमने कहा इसको बॉन्ड बोलते हैं, और बॉन्ड हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब डायमंड में जो बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। द नेम ऑफ दैट बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड। एंड देन वी हैव एक तो इसका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है डायमंड का, और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि इसमें इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो ये स्ट्रक्चर काफी रिजिड होता है। और हम कह सकते हैं कि डायमंड एक वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल इन नेचर जो है वो आपके पास क्या होता है? डायमंड होता है। सो दिस इज द फर्स्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन दैट इज डायमंड। अच्छा, अब एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाई डायमंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो अब होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा जब मैंने यहाँ पे एटम का स्ट्रक्चर आपको बताया था। इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या होना चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, राइट? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री आयंस जो है वो होने चाहिए जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। लेकिन इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। दैट मीन्स कि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। सो दिस विल बी दी रीजन। सो यहाँ पे रीजन लिखी हुई भी है। Due to strong bonding, diamonds are unable to conduct electricity. This is because all of the outer shell electrons of the carbon atoms are involved in bonding, leaving no free electrons for electrical conductivity. So that is what you people have to discuss. You people have to keep in mind कि आपके पास जो diamond है वो क्यों electricity का conductor नहीं होता। I hope कि ये आपको clear हो गया होगा। Next हमारे पास जो allotropes है कार्बन का that is graphite। अब आप देखें, ग्रेफाइट भी कार्बन से ही मिलके बना होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो होती है वो डिफरेंट होने की वजह से नो दैट इसके बिल्कुल टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। लेट मी जूम इट आउट। ओके, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको पेंसिल नजर आ रही है, और पेंसिल का ये वाला जो लेड पोर्शन होता है, इट्स लेड पेंसिल। सो यहाँ पे ये पोर्शन जो है ये बेसिकली ग्रेफाइट का बना होता है। जो सिक्का होता है पेंसिल का, लेड पेंसिल का, वो ग्रेफाइट का बना होता है। और ग्रेफाइट का आप देखें कि एक लार्ज जो ओवरव्यू है वो दिखाया गया है कि हमें किस तरह से कार्बन, ये एक जो स्मॉल ब्लैक बॉल है ना, इट इज एक्चुअली शोइंग द कार्बन एटम। ठीक है, ये कार्बन एटम को शो कर रहा है। अरे यहाँ से अगर स्पेसिफिकली मैं एक कार्बन को देखूं, दिस, लेट्स से कि मैंने ये कार्बन सिलेक्ट किया, ठीक है। अब मैंने देखना ये कार्बन, इस कार्बन ने फर्दर कितने कार्बन के साथ अटैचमेंट की हुई है? एक इस तरफ, एक इस तरफ, और एक इस तरफ। ठीक है, तीन कार्बन के साथ। अब हमने कहा था कि कार्बन की जो आउटर मोस्ट शेल था उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन 3 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, राइट? दैट मीन्स कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री होगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? फ्री होगा यहाँ पे। सो यहाँ से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन फ्री है तो ऑब्वियसली वो आपके पास क्या होगा? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो होना चाहिए इसको, बट वी विल डिस्कस दैट थिंग। इसमें अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है, राइट? एक लेयर यहाँ नीचे आपको नजर आ रही है, एक लेयर जो है वो आपको यहाँ पे ऊपर नजर आ रही है। लेकिन द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट कि कार्बन एटम ने फर्दर 3 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। बॉन्ड का नेम वही सेम है, कोवेलेंट बॉन्ड है। सो अब जहाँ पे लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है ना, तो लेयर्ड स्ट्रक्चर कैन स्लाइड ओवर वन अनदर। तो लेयर्ड स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, इस वजह से वो ये जब अगर हम जो लेड पेंसिल होती है उसके सिक्के को अगर हम टच करें तो हमें स्लिपरी सा फील होता है। द रीजन इज अगेन बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ द लेयर्ड स्ट्रक्चर। और अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ ना ब्लू लाइंस नजर आ रही है इस तरह से। अब ये जो ब्लू लाइंस होती है ना, ये शो करती हैं कि यहाँ पे कोई वीक बॉन्ड है, कोई वीक इंटरेक्शन है बिटवीन दीज लेयर्स। तो इन लेयर्स के दरमियान जो है वो वीक इंटरेक्शन होती है। दैट मीन्स कि ये स्ट्रक्चर इतना हार्ड नहीं होगा एज कम्पेयर टू द डायमंड, क्योंकि डायमंड में तो स्ट्रक्चर बहुत कम्प्लेक्स, हर कार्बन ने 4 कार्बन के साथ अटैचमेंट की हुई है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो इट्स दैट्स व्हाई डायमंड जो इट्स वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल। लेकिन ग्रेफाइट भी हार्ड तो लाइक होता है एज मच, क्योंकि आप देखेंगे लेड पेंसिल को हम इजीली इसको ब्रेक कर सकते हैं। दैट इज वेरी सिंपल टू ब्रेक।
सो वो क्योंकि अब देखें बना हुआ वो एक ही सेम तरह के एटम से, लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो टोटली डिफरेंट हो गई है। तो दैट इज द सेकंड, यू कैन से दैट द फॉर्म ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। अब हम हमारे पास एक क्वेश्चन है कि व्हाई ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑब्वियसली अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। So, an unbound electron on each carbon atom within each layer allows delocalized electron to move freely between the layers. This is what enables graphite to conduct electricity. So, this is the point here. दो हमारे पास allotropic forms जो थी वो हमने डिस्कस कर दी. The first one is diamond and the second one is graphite. अब हम थर्ड की तरफ चलते हैं. The third one is fluorine. So, एक साइंटिस्ट था इन दी 1918 सॉरी 1985 में उसने क्या किया कि ग्रेफाइट को लिया उसने, ये जो सेकंड एलोट्रोपिक फॉर्म थी ना, उस ग्रेफाइट को उसने लिया और उसके ऊपर लेजर बीम करवाई। जब लेजर बीम करवाई तो ग्रेफाइट सैंपल क्या हो गया, वेपराइज हो गया। दैट मीन्स कि वो वेपर्स में कन्वर्ट हुआ। अब जब वो वेपर्स में कन्वर्ट हुआ तो ग्रेफाइट आपके पास 3D स्ट्रक्चर होता है। जब वो ग्रेफाइट 3D स्ट्रक्चर में जो था वो 3D स्ट्रक्चर से 2D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। उस 2D स्ट्रक्चर का जो हमने नेम रखा उसका नेम हमने ग्रेफीन रखा। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ग्रेफीन का स्ट्रक्चर है। दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रेफीन। यू कैन सी दैट लेकिन ग्रेफीन के अंदर लेयर्स नहीं एग्जिस्ट कर रही है। इसी तरह का सीधा सीधा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अगर ग्रेफाइट की हम बात करें तो वहां पे लेयर्स की फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहा था, राइट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस इस केस में आ रहा है। देन वी हैव कि अगर आप देखें तो इसी ग्रेफीन से फिर हम फर्दर फ्लोरीन्स बनाते हैं। और उस फ्लोरीन्स में जो फर्स्ट टाइप है दैट इज बकमिंस्टर फ्लोरीन। अगर आप देखें जब हम इस ग्रेफीन को ना नेचुरली ऐसे ही रख देंगे तो वो खुद से कार्बन एटम इस तरह की बॉन्डिंग बनाएंगे कि वो एक राउंड कन्फिग्रेशन लाइक दैट, इस तरह की एक राउंड कन्फिग्रेशन बना देंगे। और इस स्ट्रक्चर को फिर हम क्या कहते हैं, बकमिंस्टर फ्लोरीन। अगेन ये आपके पास कैसे बना, जब आपने ग्रेफाइट को जो है वो साइंटिस्ट ने क्या किया, उसको लेजर बीम कराया तो वो वेपराइज हुआ। वेपराइज होकर वो 3D से 2D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, जिसको हमने ग्रेफीन बोला। ग्रेफीन को अब हमने नेचुरली ऐसे ही रख दिया, ठीक है। अब वो ग्रेफीन क्या करेगा, फाइनली कन्वर्ट हो गया किसमें, एक राउंड शेप अरेंजमेंट में कन्वर्ट हो गया, राउंड कन्फिग्रेशन में कन्वर्ट हुआ। तो उस राउंड कन्फिग्रेशन को वी हैव टू से दैट इट्स अ बकमिंस्टर फ्लोरीन। एक और फ्लोरीन की हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल आती है दैट इज कार्बन नैनोट्यूब। अच्छा, उसी ग्रेफीन को हमने जब खुद से उसमें एक्सपेरिमेंटल मॉडिफिकेशन की, कुछ एक्सपेरिमेंट्स उसके ऊपर किए और उसको उसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया तो वो इस तरह के शेप में कन्वर्ट हुआ, दैट इज रोल्ड शेप। ठीक है, ये रोल्ड शेप में कन्वर्ट हुआ और इस रोल्ड शेप को हम कार्बन नैनो ट्यूब कहते हैं। और हमारे पास एक नैनो टेक्नोलॉजी, इट्स अ वेरी गुड फील्ड, जो कि नैनो टेक्नोलॉजी आजकल जो है वो इसका काफी ज्यादा स्कोप भी है। तो नैनो टेक्नोलॉजी मीन्स के नैनो मीन्स के स्मॉलर। तो कार्बन नैनो ट्यूब, फिलहाल हमारा इतना ही फोकस है कि कार्बन नैनो ट्यूब कैसे बना। आपने पहले ग्रेफाइट से ग्रेफीन बनाई, ग्रेफीन पे ऊपर एक्सपेरिमेंटल मॉडिफिकेशन की और वो फाइनली कन्वर्ट हो गया एक रोल्ड शेप में। दैट इज गिवन इन दिस डायग्राम, आप देख सकते हैं। और इस स्ट्रक्चर को हमने कहा दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज दी कार्बन नैनो ट्यूब, राइट। सो ये एक एग्जांपल आपके पास ग्रेफीन के। अब आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि पहले आपके पास आपने ग्रेफाइट से ग्रेफीन बनाया, ठीक है, नेचुरली वो राउंड कन्फिग्रेशन में कन्वर्ट हुआ जिसको आपने बकमिंस्टर फ्लोरीन कहा। और जब आपने एक्सपेरिमेंटल मॉडिफिकेशन की तो वो एक रोल अप हुआ इनटू विद इनटू द कार्बन नैनो ट्यूब, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दी थ्री allotropes of carbon जो हमने डिस्कस किए। The first one is diamond, second one is graphite, and the third one is what? Fluorines। और फ्लोरीन कैसे बनती? ग्रेफाइट से ही बनती है। Then here we have the comparison table as well, जो कि डायमंड और ग्रेफाइट के दरमियान है। अपीयरेंस आप देखें तो ये ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूकेंट। यू कैन चेक दैट, यू कैन से दैट दी दिस वन दी कंपैरिजन टेबल बिटवीन दी डायमंड एंड दी ग्रेफाइट। डायमंड का अगर आप देखें तो आपको ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूकेंट नजर आएगा और इसके वेरियस कैन बी हैव वेरियस कलर्स एज वेल। ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट का क्या मीनिंग होता है? ट्रांसपेरेंट मीन्स कि आपके पास जहां से लाइट जो है वो फुली पास कर जाती है। एंड ट्रांसलूसेंट मीन्स कि लाइट जो है वो पास करती है लेकिन थोड़ी सी ना स्कैटर्ड फॉर्म में वो वहां से जो है वो पास करती है। दैट मीन्स किसी जगह से वो पास कर रही होती है और किसी जगह से वो पास नहीं कर रही होती। दिस इज व्हाट इट मीन्स द ट्रांसपेरेंट या द ट्रांसलूसेंट। और ग्रेफाइट जो है आपके पास ओपेक ब्लैक और ग्रे मेटालिक लस्टर होता है। दैट मीन्स कि ब्लैक और ग्रे, अगर आप पेंसिल का वो सिक्का देखें तो उसकी अपीयरेंस आपको ब्लैक या ग्रे कलर की ही नजर आती है। और मेटालिक लस्टर क्योंकि उसमें थोड़ी सी शाइन
शाइनेस होती है अगर आप उसको ऑब्जर्व करें, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा मेटालिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इट्स अ मेटालिक लस्टर। फिर हार्डनेस की अगर हम बात करें तो ये हार्डेस्ट नेचुरल मिनरल है, ठीक है? ये मैंने आपको पहले बताया बहुत ज़्यादा हार्ड है बिकॉज़ ऑफ द बॉन्डिंग, राइट? बिकॉज़ ऑफ द स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन। सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच, देन वी हैव द स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डेंसिटी, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होगा उतनी ज़्यादा उसकी हाई डेंसिटी होगी, तो इसकी डेंसिटी हाई होती है एज़ कम्पेयर टू दी ग्रेफाइट। लेकिन ग्रेफाइट की डेंसिटी भी इतनी कम नहीं होती, लेकिन स्टिल जो है यू कैन से दैट कि डायमंड से कम होती है। कंडक्टिविटी हमने डिस्कस की कि ये नॉन कंडक्टर है। एंड देन वी हैव कि जो आपके पास ग्रेफाइट है इट्स अ कंडक्टर। देन फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिड एंड कैन नॉट बी बेंट। फ्लेक्सिबल, लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। पहले मैंने आपको बताया लेयर स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का, लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती है, जब वो स्लाइड कर सकती है इट्स अ लिटिल बिट फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। लेकिन जो आपके पास डायमंड होता है इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इसमें बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो रिजिड और बेंट नहीं हो सकते। इट्स अ रिजिड एंड कैन नॉट बी बेंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली हाई ही होगा। यूजेस अगर देखें तो कटिंग पर्पसेस के लिए डायमंड को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्योंकि ये हार्डेस्ट मटेरियल है ना, तो कट करने के लिए हमें फोर्स चाहिए होती है। तो अगर ये हार्डेस्ट मटेरियल है दैट मीन्स ये खुद तो नहीं टूटेगा ना, खुद से ये फोर्स अप्लाई करेगा। सो दैट इज़ व्हाई वी यूज़ इट इन दी डायमंड। और अगर हम ग्रेफाइट को देखें तो लेड पेंसिल्स में लुब्रिकेंट्स, बैटरीज़, इलेक्ट्रोड्स इनमें यूज़ किया जाता है, क्योंकि बैटरीज़, इलेक्ट्रोड्स में इस वजह से क्योंकि ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। So that is the comparison table for graphite and diamond. Then we have a comparison table for the fluorines, जिसमें हमने बकमिंस्टर फ्लोरीन को डिस्कस किया और कार्बन नैनो ट्यूब को। अच्छा, बकमिंस्टर फ्लोरीन को आप बकी बाल्स भी कह सकते हैं। शेप हमने देखी स्फेरिकल शेप है। कार्बन नैनो ट्यूब की जो है वो सिलिंड्रिकल ट्यूब्स है की तरह की जो है वो शेप है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा न्यू पॉइंट है। 60 कार्बन एटम्स जो है वो सीरीज ऑफ पेंटागॉन्स और हेक्सागोन में अरेंज होते हैं। पेंटागॉन्स मीन्स कि आपके पास जो पेंटागन स्ट्रक्चर होता है दैट इज द स्ट्रक्चर लाइक दैट, ठीक है? और जो हेक्सागोन का स्ट्रक्चर होता है दैट इज लाइक दिस। सो अब अगर स्ट्रक्चर अगर आप देखें बकी बाल्स का, तो इसमें इस तरह की कार्बन्स की अरेंजमेंट होगी, ठीक है? यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर है। अब देखें कि यहाँ पे ये वाला जो है ना ये हेक्सागोन बना हुआ है, दिस वन इज द हेक्सागोन एंड हियर वी हैव दिस वन इज द पेंटागन, ठीक है? तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है वो पेंटागन और हेक्सागन की फॉर्म में अरेंज होते हैं। सो दैट इज व्हाट हियर इट इज द स्ट्रक्चर। और इसमें जो है वो शीट्स ऑफ ग्राफीन होती हैं रोल्ड इनटू अ ट्यूब, ट्यूब फॉर्म में होता है। बॉन्डिंग हमने देखा, सिंगल और डबल का जो है वो कार्बन बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें हेक्सागोनल लैटिस, इसमें हेक्सागोन फॉर्म में जो है वो कार्बन अटैच होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात करें तो रिजिड होता है ड्यू टू इट्स क्लोज ज्योमेट्री, हाईली फ्लेक्सिबल विद ग्रेट एंड स्टाइल जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ के साथ होता है। एंड कंडक्टिविटी में बाकी पार्ट्स जो होते हैं वो एज ए इंसुलेटर बिहेव करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर हम कंडीशंस कुछ ऐसी अप्लाई करेंगे तो वो एज ए कंडक्टर भी बिहेव कर सकते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स अगेन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जितनी ट्यूब लेंथ ज्यादा होगी क्योंकि वो ट्यूब की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे ना, ट्यूब की लेंथ जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी। एप्लीकेशंस, फोटोवोल्टाइक डिवाइसेस फॉर कैप्चरिंग सोलर एनर्जी। Then we have strong composite materials used in support equipment vehicles, electrical circuits and semiconductors and electronic due to their conductivity. तो ये सारे की सारी आपके पास क्या है जो है वो allotropic forms of carbon है और comparison table भी आप यहाँ पे देख सकते हैं. You can find out that one. So for today I think it's enough and I hope so कि आपको clear हो गया होगा. अल्लाह हाफिज. Have a very great day to all of you. Thank you so much.